बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। अच्छा जी, आज हम करेंगे COP28। ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर यूएई में हुआ है। 30 नवंबर से ये शुरू हुआ था और 12 दिसंबर को ये एंड हुआ है। तो COP28 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस CSS और PMS के करंट अफेयर्स के लिहाज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है COP28। तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स के में जानेंगे कि इसमें मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या हुई, और दूसरा इसके अंदर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम इसको फिर देखेंगे, और तीसरा इसके अंदर हमने देखेंगे कि ये COP28 जो है ये हर साल होता है, तो इसके गोल्स क्या थे, मेन इसके पॉइंट्स क्या थे। तो चलते हैं जी। COP28 जो है इसके बारे में आप तो हर एक जानता है कि तकरीबन, और इसके ऊपर दूसरी एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा कि COP28 जो कोप है ये इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय कोप। तो आगे भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। COP28 जो है ये यूएई के अंदर जो हुआ अभी, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले ये इसका जो आगाज़ हुआ वो किस चीज़ से हुआ। द लॉस एंड डैमेज फंड वाज एस्टेब्लिश्ड अ प्लेज टू रिप्लेनिश द ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये आपको पता है कि ये COP26 के अंदर भी बना था। COP26 के अंदर जो शर्म शेख जो मिस्र के अंदर हुआ था पिछले साल, COP26 के अंदर ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये बना। और इस फंड को बनाने का मतलब क्या था कि जितने भी डिवेलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट अभी जारी है, उनके अंदर जो इतने भी डिज़ास्टर्स आते हैं जो क्लाइमेट की वजह से, जो वहाँ पे सैलाब आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स अभी आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की कि हमें 30 मिलियन जो है वो रुपीज़ का हमें जो है वो नुकसान हुआ, बल्कि 30 बिलियन तक बात जा पहुंचती है। इतना हमें इसमें नुकसान हुआ, हमारे कितने ज़्यादा लाइफ स्टॉक हमारा जो है वो सारा इसमें तबाह हो गया। उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। उसके बाद जो है जी हमारे जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुई, और हमारे जो डिज़ीज़ हैं वो बहुत, हेल्थ का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गया। तो जितने भी ये नुकसानात वगैरह होते हैं तो इनको, क्योंकि अब जाहिर है ये जितने भी आपको पता है जितने नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो कि इफ़ेक्टेड हैं किससे, फ्लड से और क्लाइमेट चेंज से, तो वो नुकसानात उन कंट्रीज़ के अंदर जो हो रहे हैं डेवलपिंग के अंदर, वो उनकी अपनी कार्बन इमिशन की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि ज़्यादा इमिशन जो कार्बन की कर रहे हैं वो तो दूसरे कंट्रीज़ हैं। तो भाई अब करे कोई और भरे कोई, वो वाला रवाज है कि जो कार्बन की इमिशन है वो सबसे ज़्यादा वो तो कर रहे हैं चाइना। आपको पता है कि कार्बन का सबसे बड़ा जो इमिटर है वो चाइना है, और चाइना के बाद कार्बन का जो इमिटर है सबसे बड़ा वो कौन सा है, वो जी यूएसए है, और यूएसए के बाद जो है वो इंडिया है। तो ये बड़े बड़े इमिटर्स हैं कार्बन के। और पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जब स्पेस में ज़्यादा होती है तो एनवायरनमेंट में, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे वार्म जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर की वजह से जो मेल्टिंग होती है आइसबर्ग की और ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग होती है, तो दुनिया में फ्लड्स आते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट टाइम फ्लड्स आए थे वो इसी वजह से आए थे। तो तब 26 के अंदर जो है COP26 के अंदर ये लॉस एंड डैमेज फंड बना था, और इसकी सदारत भी शहबाज शरीफ ने की थी, हम जो वो उस वक्त के PM थे, और ये पाकिस्तान ने इसकी सदारत की थी। तो इस लॉस एंड डैमेज फंड में होता क्या है कि इसमें जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, जिस तरह अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो ये क्या करते हैं जी, ये इसमें फ़ंड करते हैं। फंडिंग इसमें उन कंट्रीज़ को देते हैं जिनके अंदर फ्लड आ रहे हैं, जो फ्लड इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उनको ये फ़ंड प्रोवाइड करेंगे। और उनको फ़ंड प्रोवाइड, पाकिस्तान को $100 बिलियन जो है वो फ़ंड वो इन्होंने देना था पिछले उसके लिहाज से भी। लेकिन ये बनता तो है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, इसके ऊपर अमल कितना ज़्यादा है, ये इसका कोई गारंटी अभी तक नहीं थी। मतलब 2-3 साल के 3 साल तो 2030 तक जो जितने भी सारी आगे फंडिंग वगैरह होनी थी, तो वो अभी ये कॉन्टीन्यूस है। तो इस साल COP28 के अंदर भी लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया, किसके लिए, ताकि रिप्लेनिश किया जाए जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है GCF जो है उसको, ताकि रिप्लेनिश किया जाए।
तो उसके इस लॉस एंड डैमेज फंड के बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला है वो है यूएई लेड डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिजिलियंट फूड सिस्टम क्लाइमेट एक्शन वाज अडॉप्टेड। यूएई ने एक डिक्लेरेशन जो है वो पेश की किसके ऊपर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, कि एग्रीकल्चर को हमने सस्टेनेबल करना है, रिजिलियंट फूड सिस्टम जो है फूड सिस्टम को हमने बेहतर करना है, दूसरा क्लाइमेट एक्शन के लिए जितना उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो यूएई ने पेश की और वो अडॉप्ट हुई, वो सब के सब ने अडॉप्ट की, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। इसके अंदर दो तीसरी चीज़ जो थी वो वेरियस अदर पार्टीज आल्सो मेड फाइनेंशियल प्लेड्स। बहुत से दूसरे जो कंट्रीज़ थी, दूसरी जो पार्टीज़ थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत सारे जो है फाइनेंशियल प्लेड्स बनाए, फाइनेंशियल वादे किए कि जी हम इतनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब वो वादे उन्होंने किस किस के भी, ये जो प्लेड्स हैं इनके, ये किस किस चीज़ के ऊपर हुए। नंबर 1 ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन क्या क्या मतलब है कि हमने जो एनर्जी है इसको हाइड्रोकार्बन से यानी कोल, गैस और तेल से हमने इसकी ट्रांजिशन करनी है क्लीन एनर्जी की तरफ। क्लीन एनर्जी मतलब जिस तरह के वाटर यानी पानी से हाइड्रल एनर्जी है, जो हाइड्रल एनर्जी है यानी जो हम पानी से पैदा करते हैं, या जो सोलर एनर्जी है जो सूरज से पैदा की जाती है। तो दूसरी इन क्लीन एनर्जी की तरफ हमने इसको ट्रांजिशन इसकी करनी है। जो हम हाइड्रोकार्बन से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वी हैव टू ट्रांजिट इट टूवर्ड हाइड्रोकार्बन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी। अब दूसरा इसके अंदर एक तो इन्होंने इसके ऊपर किया। अब आगे हम इसको देखेंगे कि इन्होंने कितना कितना फंड किया और वो किस किस एरिया के अंदर वो फॉल कर रहा है और किस किस सेक्टर के लिए वो फंड का जाएगा। तीसरा इसमें उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, कुछ फंड एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए भी मुख्तस किए गए, वाटर के लिए मुख्तस किए गए, अर्बन प्लानिंग के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए कि जो जब फ्लड्स वगैरह आते हैं क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो अर्बन एरियाज़ भी होते हैं। उसके बाद डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर भी ये कुछ फंड इन्होंने एलोकेट किए। एंड एसडीजीज़ के लिए, एसडीजीज़ आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 8 गोल्स हैं जिसके अंदर हेल्थ है, जिसके अंदर सस्टेनेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके अंदर जेंडर गैप है और जेंडर इक्वलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये एसडीजीज़ के लिए, और रीजनल कोलेब्रेशन एंड फिलंथ्रोपिक क्या मतलब है, ये है इंसान दोस्त कमिटमेंट्स की उन्होंने, कि जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट्स इसके अंदर की। ये तो COP28 के अंदर जो मेन कमिटमेंट्स हुई हैं वो ये हैं। तीसरा इसके अंदर एक और जो चीज़ हुई है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो जितनी भी पार्टीज़ हैं तकरीबन 200 कंट्रीज़ हैं ये, तो ये सारी के सारी जो कंट्रीज़ हैं ये एक बात पे एग्री हुई हैं। वो बात क्या है, वो ये है कि हमने फेज़ आउट करना है हाइड्रोकार्बन्स को। फेज़ आउट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज़ एसेंशियल। द फेज आउट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज़ एसेंशियल इज़, ये किसने कहा, ये एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी है मौजूदा, उसने भी ये बात कही और हर एक ने यही बात की कि हमने फ़ेज़ आउट करना है। इससे पहले जो एक बहस चलती थी वो ये थी कि फ़ेज़ आउट नहीं फ़ेज़ डाउन करना है। तो दो चीज़ें थी, फ़ेज़ डाउन और फेज़ आउट। फेज़ डाउन का मतलब ये था कि ग्रेजुअली हमने इसको कम करना है, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं करना कि हाइड्रोकार्बन को, तेल गैस और ऑयल को हम इनके यूज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो बात दूसरी ये थी कि नहीं, हमने अब इसको फेज़ आउट करना है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो उसको हमने 1.5 डिग्री तक जो है वो, जिस तरह के प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जो थी, जो 1850 या 1870 का जो एरा था उससे पहले जो उसका टेम्परेचर, उसके मुताबिक हमने इसको लेके आना है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने इस टेम्परेचर को अबव नहीं जाने देना, बढ़ने नहीं देना और इसको इस पे लेके आना है। तो ये इनका टारगेट था। लेकिन फेज़ डाउन का मतलब क्या था, ग्रेजुअली कम करना, और फेज़ आउट का मतलब है कि इसको फुली तौर पे फिनिश करना, ख़त्म करना, कि हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं, ये वाला जो है इनका अब टोटल
टोटल जो अमाउंट है, टोटल प्लेज्ड अमाउंट इज़ ओवर $57 बिलियन। $57 बिलियन की ये टोटल अमाउंट है जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो एलोकेट की गई है कि इतनी अमाउंट जो होगी वो आइंदा जो साल हैं उनके अंदर ये खर्च होगी इन एरियाज़ में। कौन कौन से नीचे वो मैंने इसको दिए हुए हैं, आप इनको देखेंगे कि यूएई जो ग्रीन फाइनेंस है, नंबर 1 यूएई ग्रीन फाइनेंस करेगा कितना, $20 बिलियन का, $20 बिलियन का ग्रीन फाइनेंस करेगा। अ प्राइवेट प्रोजेक्ट कॉल्ड अल्तीरा विल फाइनेंस इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अहम पॉइंट है कि जो यूएई है वो ग्रीन फाइनेंस 27 बिलियन का प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसको अल्तीरा बोलते हैं, विल फाइनेंस इन पाकिस्तान। नंबर 1। नंबर 2, द अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स, ये पाकिस्तान के लिहाज से आएंगे ना ये वाली चीज़ें। द अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है उसमें सम कंट्रीज़ क्लोज टू पाकिस्तान, कुछ कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया है, ओमान है, ये कुछ क्लोज टू पाकिस्तान है। तो वो क्या करेंगे, सम कंट्रीज़ क्लोज टू पाकिस्तान विल एलोकेट $10 बिलियन टू पाकिस्तान टू सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन अंटिल 2030। 2030 तक के लिए जो एनर्जी ट्रांजिशन पाकिस्तान ने करनी है, यानी हाइड्रोकार्बन से पाकिस्तान ने शिफ्ट होना है क्लीन एनर्जी पे या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे, तो ये अरब कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, अरब कोऑर्डिनेशन जो ग्रुप है, वो क्या करेंगे जी, वो $10 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को एलोकेट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी ये, अब इस $57 बिलियन के अंदर से 750 मिलियन जो डॉलर हैं वो किसके लिए एलोकेट होंगे, वो होंगे आईडीएफ के लिए, ये है एलडीएफ के लिए, यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड जो पाकिस्तान ने भी उसका हेड पिछले साल रहा, तो वो उसके लिए कितने मिलियन डॉलर होंगे जी, 750 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद $3.5 बिलियन जो हैं वो होंगे जी ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग के लिए। उसके बाद जो है $2.7 बिलियन जो हैं वो हेल्थ के लिए होंगे। मैंने पीछे वो सेक्टर जिक्र किए थे, अब उनके अंदर इतनी फंडिंग जो है वो होगी। उसके बाद है जी $2.6 बिलियन जो है फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के लिए, ये टू प्रोटेक्ट द नेचर वगैरह, और इसके लिए मतलब दरख्त वगैरह उगाने के लिए और नेचर के लिए होगा। इसके बाद है 2.5 बिलियन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होंगे। और $1.2 बिलियन फॉर रिलीफ रिकवरी एंड पीस, ये पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए होंगे। नेक्स्ट जो है उसमें हम नीचे चलते हैं, एंड अदर $1.2 बिलियन टू रिड्यूस मीथेन एमिशन। जो मीथेन गैस है, मीथेन आपको पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है, और मीथेन को रिड्यूस करने के लिए जो पाकिस्तान भी 10 बड़े कंट्रीज़ जो मीथेन के एमिटर्स हैं उनमें से एक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए $1.2 बिलियन जो है वो मुख्तस किए गए। इसके अलावा जो $568 मिलियन वो किए गए टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन अर्बन क्लाइमेट एक्शन। अर्बन क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है वो इतने डॉलर मुख्तस किए गए। जो ये थी इस टोटल अमाउंट की, इस टोटल जो प्लेज्ड अमाउंट थी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब आ जाते हैं जिस पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। अब एक तो मशहूर क्रिटिसिज्म है जो कि अभी चल रहा है कि जो इसका अल-जब्बर जो है, इसका वो हेड था यूएई की COP28 का, उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि देयर इज़ नो साइंस बिहाइंड के भी टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स इज़ द जो है वो सोल्यूशन है फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। तो वो बहुत क्रिटिसिज्म उस पर हुआ, क्योंकि नंबर 1 ये था कि वो ख़ुद जो है एक तेल की जो कंपनी है उसका वो हेड है, उसको चला रहा है, और सबसे बड़ा जो तेल का जो पैदावार कर रहा है वो भी उनमें यूएई एक नंबर पे है। उसके बाद जो है जी वो ख़ुद जो उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। उसने कहा कि जी ये कोई हल नहीं है कि फ़ेज़ आउट कर दें, ख़त्म कर दें, बिल्कुल पूरी दुनिया जो है इस पर चल रही है, दुनिया का सारा एनर्जी का सिस्टम है,
इंडस्ट्री है, जो भी है वो सारा दुनिया का ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब कुछ हाइड्रोकार्बन्स पर चल रही है। और हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इसको फेज़ आउट कर दें तो ये दुनिया चल जाएगी, तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन बाद में उसने फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसने अपने सॉरी कहा। उसने कहा कि मेरा वो तो मकसद नहीं था, बल्कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, और बला 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 उसने सारी चीज़ें उसमें कह दी। फिर उसने बाद में कहा कि मैं भी फेज़ आउट करने के हक़ में हूँ। लेकिन हमने जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखना है वो और तरह से हम देखेंगे उसको, जो मेन इसकी चीज़ें, मतलब नंबर एक तो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये हुआ था सबसे पहले कि हाउ एंड व्हेन दीज कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट्स पहले की गई हैं, विल बी ऑपरेशनलाइज्ड, ये कमिटमेंट्स पूरी कब होंगी, ऑपरेशनलाइज्ड कब होंगी। क्या तो हर कोई देता है, लेकिन इनकी कमिटमेंट्स के पूरे होने का टाइम क्या होगा और उनका मैकेनिज़्म क्या होगा। दूसरा जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू गार्डियन, जो गार्डियन इसका है वो न्यूज़ का, तो उसने उसके मुताबिक फॉर LDF, मतलब जो लॉस एंड डैमेज फंड है, विल कवर लेस देन 0.2% ऑफ द नीडेड अमाउंट। जितनी अमाउंट इसके लिए ज़रूरत है, ये कितना उसमें से कवर करता है, ये सिर्फ 0.2% जो है जी वो कवर करेगा LDF के लिए। बाकी इसके लिए वो अमाउंट जो है वो कवर ही नहीं होगी, बहुत कम अमाउंट एलोकेट की है, इसका मतलब ये। नंबर 3 पे जो आ जाता है जी, इन मोस्ट केसेस द एग्जैक्ट फंडिंग टारगेट्स जो है मैकेनिज्म आर अनक्लियर। जो केस बहुत से वो इसमें ज़्यादा जो इन्होंने जो फंडिंग वगैरह की है, उसमें जो फंडिंग के टारगेट्स हैं, एग्जैक्ट फंडिंग टारगेट्स और उसके मैकेनिज्म, तरीकाकार क्या होगा, वो अनक्लियर हैं, वो क्लियर नहीं किए गए। तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत जल्द इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डिले होगा। नंबर 4 ये है कि फॉर डेवलपिंग कंट्रीज हाउ मच ऑफ अमाउंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, अच्छा ग्रांट्स की सूरत में कितनी होगी, एंड हाउ मच इन द फॉर्म ऑफ लोन्स दैट विल इंक्रीज देयर डेट। नंबर एक इसमें नंबर 4 ये था कि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चलो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो उनको फंड्स वगैरह देंगी, या जो ये एलोकेट जो प्लेज हुए हैं ये होंगे, अब ये ग्रांट्स की सूरत में कितने ज़्यादा होंगे, कितने होंगे, और कितने जो होंगे वो लोन्स की सूरत में। क्योंकि अगर ग्रांट्स की सूरत में होते हैं तो इसका मतलब है कि उनको कंट्रीज़ के ऊपर जो डेट है, वो कर्जा है, वो कम होगा, तो उनको इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। लेकिन जो लोन्स की सूरत में जो जिस तरह पाकिस्तान ख़रीदता रहता है, वो पाकिस्तान लोन्स लेता रहता है, तो ये जो है वो क्या करेगा, विल इंक्रीज देयर डेट। इसका मतलब है कि जो उनका कर्जा जाते हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। फिफ्थ क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये था, हाउ मच ग्रोइंग फाइनेंशियल गैप जो है, जो फाइनेंशियल गैप है, ग्रोइंग फाइनेंशियल गैप विल बी कवर्ड बाय डोमेस्टिक, उसको जो डोमेस्टिक हैं, जो कंट्रीज़ के अपने जो हैं प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो कितना कवर करेंगे, एंड हाउ मच बाय द इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर्स। और इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो उसको कितना कवर करेंगे। तो ये 5 जो थे मेन क्रिटिसिज्म थे ऑन दैट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। अब आगे आ जाते 4 इसके मेन गोल्स क्या थे। इसके फिर 4 मेन गोल्स के अंदर ये था, नंबर एक तो इसका जो अलजबर ने जो सबसे पहले, अलजबर साहब ने सबसे पहले जो कहा था कि जी हमारे ये 4 गोल्स उसने डिक्लेयर किए थे, उसने तो ये है, नंबर एक टू फास्ट ट्रैक द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। मतलब ये था कि जो ट्रांजिशन हमने करनी है फॉसिल फ्यूल से जो है उसको ट्रांजिशन करना। नंबर एक तो इसका ये गोल था कि फेज़ आउट करना है हमने फॉसिल फ्यूल्स को फेज़ आउट करना है, फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाना है, ताकि जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। नंबर 2 था जी टू ट्रांसफॉर्म क्लाइमेट फाइनेंस जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो फाइनेंसिंग क्लाइमेट के ऊपर हो रही है, तो इसका यहाँ पे $57 की जो फाइनेंसिंग हुई, तो इसके बाद आगे इसको ट्रांसफॉर्म करना है सारा। नंबर 3 इसका ये था, अच्छा ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है, टू फोकस ऑन द रोल पीपल एंड नेचर इन द ट्रांजिशन। अब लोगों का जो किरदार है वो क्या है, लोग इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं और नेचर को किस तरह हम प्रिजर्व करते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पे हमारे पास है टू इंश्योर इंक्लूसिविटी ऑफ फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मतलब 200 कंट्रीज़ थी, तो उन सब को इंक्लूड करना है इसके अंदर। मतलब ये नहीं है कि
ये नहीं है कि कुछ कुछ जो पार्टिसिपेंट हैं वो इसके अंदर शामिल ना हो, एक सबको इंक्लूड करना है, क्योंकि 2000 जो 15 था, 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो तमाम कंट्रीज़ ने फेज़ डाउन करने के ऊपर, फेज़ आउट नहीं, फेज़ डाउन करने के ऊपर सब ने जो है वो इत्तेफाक किया था कि हम जी फेज़ डाउन करेंगे किसका जी, हाइड्रोकार्बन्स का। बट लेकिन जो अमेरिका ने भी उसके अंदर साइन किए थे, लेकिन फिर जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो है इस मुआहदे से पीछे हट गया। उसने कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते और हम इस फेज़ आउट नहीं करेंगे या फेज़ डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बगैर फिर हमारी फेज़ डाउन करना मतलब है कि हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे हट गया था। तो अब इस दफ़ा जो है उस तमाम कंट्रीज जितनी भी हैं उन्होंने सब ने एग्रीमेंट किया कि इसके ऊपर फेज़ आउट करने के ऊपर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव, पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से किस तरह है। तो 4 डेवलपमेंट्स जो हैं डिज़र्व क्लोजर एग्जामिनेशन। पाकिस्तान के अंदर जो 4 डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस हम जो है वो करेंगे। नंबर 1, मल्टी जो मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर क्या कि जो जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि हिट हुए हैं किससे, क्लाइमेट चेंज से, जो क्लाइमेट चेंज से जो हिट हुए हैं, तो उनके लिए वो क्या करेंगे दी, पास करेंगे डेट्स को, जो उनके कर्जाजात हैं उनको पास करेंगे, लेकिन उनको कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि कुछ उनको टाइम और मिल जाएगा, उनको पास करेंगे। तो ये जो मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्होंने इसमें ये एक अहम काम किया। और तो इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आपको पता है आए, कैटास्ट्रोफिक फ्लड जो आए उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तबाही फेरी। उसके बाद दूसरा इसके अंदर एक अहम काम हुआ, दूसरा इसमें काम ये हुआ कि जो मल्टीलेटरल जो क्लाइमेट फंड्स हैं इसके अंदर 4 फंड्स आते हैं। नंबर 1 अडेप्टेशन फंड जो है, दूसरा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं एंड द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, और इसके बाद GCF जो है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है। इसके ये जो है इसने COP28 में क्या किया, एट COP28 जो है इन्होंने क्या, दे हैव अडॉप्टेड अ जॉइंट डिक्लेरेशन टू सिंप्लीफाई द फाइनेंस। इन्होंने क्या किया कि फाइनेंस को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थ्रू जॉइंट प्रोग्रामिंग और मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस एंड इंक्रीजिंग फंडिंग फॉर द क्लाइमेट अडेप्टेशन। इन्होंने कहा कि हम फंड को इंक्रीज़ करेंगे किसके लिए, क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए। तो इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है कि अगर फ़ंड इंक्रीज़ कर देते हैं ये क्लाइमेट के लिए। तीसरा इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट ये है नंबर 3 पे, को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क बाई MDBs मतलब वही है मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्लाइमेट समिट जो है वो उसके अंदर इन्होंने एक को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क इन्होंने एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। और वो साइन किया इन्होंने जो 16 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। इन्होंने क्या कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जो है वो इन्होंने एक फ्रेमवर्क साइन किया, और इन्होंने कहा कि उनकी जो कोऑपरेशन होगी आउटसाइड द ट्रेडिशनल, जो ये MDBs हैं इनके आउटसाइड जो होंगे वो भी उनसे एक्सपेक्ट किया कि वो जो हैं वो फॉलो करेंगे द प्रिंसिपल्स एग्रीड एट द UAE समिट। जो कि COP28 के अंदर जो समिट के अंदर जो एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं वो भी जो आउटसाइड इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी दे विल फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स। एंड 4 जो है वो है द वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल मीथेन रिडक्शन। ये बहुत अहम है, एक तो इस लिहाज से अहम है कि जो पाकिस्तान है वो भी ग्लोबल मीथेन जो है रिडक्शन के अंदर वो पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये ज्वाइन किया था ग्लासगो में 2021 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान ने साइन किए थे कि पाकिस्तान भी ग्लोबल मीथेन जो है वो रिड्यूस करेगा। और कमिट किया था कि पाकिस्तान ग्लोबल मीथेन को जो कट करेगा और इसको 2030 तक जो है ये 30% पाकिस्तान जो है वो मीथेन की रिडक्शन करेगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग करेगा और इसको आगे जो है वो बढ़ाएगा,
और इसके लिए जो प्रोडक्शन जो राइस से जो मीथेन पैदा होती है राइस प्रोडक्शन से, इसके अलावा लाइफ स्टॉक से, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट से, एट द नेशनल और सब रीजनल लेवल्स के ऊपर जो होती है, उसको वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि रिड्यूस करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, फाइनेंसिंग करेगा। तो पाकिस्तान भी इसका क्योंकि एक वो है, इसने प्लेज किया हुआ है कि हम भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उन 16 कंट्रीज़ के अंदर शामिल नहीं है जिनको जिनको वर्ल्ड बैंक ने जिनकी लिस्ट जारी की है कि इनको हम फाइनेंस करेंगे। तो मुमकिन है पाकिस्तान उसमें नेक्स्ट टाइम शामिल हो जाए, या इसी दौरान शामिल हो जाए, तो उसमें भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फंडिंग का हो सकता है। अच्छा जी, अब आखिर में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो कर लेते हैं, ताकि जिनको पता नहीं होता कि ताकि उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी जो मेन एस्पायरेंट्स होते हैं दे नो इट वेरी वेल। एंड दूसरी उनमें भी अब कोप, जो व्हाट डज कोप स्टैंड फॉर क्लाइमेट, जो कोप है ये इसका किसके लिए स्टैंड करता है, ये क्या, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द कोप। तो कोप कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ एंड द समिट, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। को से मुराद, सी से मुराद कॉन्फ्रेंस, ओ से ऑफ, एंड पी से पार्टीज़। ये पार्टीज़ मतलब ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, कंट्रीज़ हैं। ये वो तकरीबन लगभग 200 या 193 जो हैं वो 197 कंट्रीज़ थी इसमें। ये वो कंट्रीज़ हैं। दिस समिट वाज अटेंडेड बाय द कंट्रीज़ दैट साइन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। ये 3 सी हैं इसमें। यूनाइटेड नेशंस का ये प्रोग्राम था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो हुआ था, ये क्लाइमेट चेंज का जो ये 1900 हुआ था, ये 1992 में, 1992 के अंदर ये हुआ था, जब ये साइन किया था इन तमाम कंट्रीज़ ने कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, तो इसको लो करने के लिए, इन्होंने इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको लिमिटेड करने के लिए, लिमिट में लाने के लिए, इन्होंने 1.5 तक इन्होंने साइन किया था कि ये रिड्यूस करेंगे किसको, हाइड्रोकार्बन्स को और कार्बन एमिशन को। तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने साइन किया था ये एक ये फ्रेमवर्क जो था यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। ट्रीटी, ये ग्रीटी नहीं है जी, ट्रीटी दैट केम इनटू फोर्स इन 1994। 1994 के अंदर ये अप्लाई हो गया था, 92 के अंदर इन्होंने साइन किया, 1994 के अंदर ये इन्फोर्स हुआ। इसके बाद 1995 के अंदर पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी, और तब से ये चल रही है, हर साल होती है। इस दफ़ा ये COP 28 है, तो ये 28 वाली जो है वो इस साल की थी। अच्छा जी, इसमें आगे इसके बाद है जी व्हाट आर 3 ऑफ द मेन इश्यूज दैट वर डिस्कस नेगोशिएशन इन COP 28। COP 28 के अंदर जो 3 मेन इश्यूज थे वो कौन कौन से डिस्कस किए गए, तो वो आपको पता है कि हर साल यही इशू डिस्कस किए जाते हैं, और यही इनके मेन इश्यूज हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। नंबर 1 तो लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर 1 तो ये वाला मेन है जो। और दूसरा है हेल्पिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज़ अडेप्ट टू इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये उन ममालिक की हेल्प करना, उन ममालिक की मदद करना जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जैसे कि पाकिस्तान उनमें से एक है। अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050, 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन करनी है, मतलब कार्बन को बिल्कुल जो है इसकी रिडक्शन को ज़ीरो पे लेके आना है, तो ये 2050 तक है। तो ये थी जी इसकी मेन जो 3 जिस पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं इसमें। बस आगे बस यही था, बाकी इंशाल्लाह फिर थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।